Good afternoon class. Today I am going to take class on subject pharmacology and the topic is drugs used on respiratory system, which is coming under unit 5. So before going in detail, you should know what are the drugs used on respiratory system. So first is anti-asthmatic drugs, second mucolytic, third decongestants, fourth expectorants, fifth antitussives, sixth bronchodilators, seventh bronchoconstrictors, and last eighth is antihistamines. So these are the drugs which are used to treat respiratory disorder. Now we'll see the first classification, that is anti-asthmatic drugs. So what is anti-asthmatic drugs? The drugs which are used to treat bronchial asthma is called anti-asthmatic drugs. ऐसे ड्रग्स और एजेंट्स जो कि ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं उसे हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कहते हैं. नाउ विल सी व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स. सो देयर आर 5 क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज ब्रोंकोडायलेटर्स, SAM. S stands for selective beta agonist, A stands for anticholinergic agents and M stands for methylxanthine. So सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट के अंदर सर्टेन ड्रग्स दिए गए हैं. फर्स्ट साल्ब्यूटामॉल, नेक्स्ट इज बैम्ब्यूटेरॉल, साल्मेट्रॉल, फॉर्मोट्रियोल. सो दीज आर द ड्रग्स विच आर कमिंग अंडर सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट. द नेक्स्ट इज एंटी cholinergic agents. In that 2 drugs are given. First is ipratropium bromide and next is tiotropium bromide. Next methylxanthines. The drugs are थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन. और भी ड्रग्स हैं जो कि मेथाइलxanthine के अंदर आते हैं, जैसे कि डॉक्सोफाइलिन, एसिब्रोफाइलिन. सो दिस आर द ड्रग्स कमिंग अंडर मेथाइलxanthine. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज, सेकेंड क्लासिफिकेशन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. इन दैट ओरली हम देते हैं प्रिडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रिडनिसोलोन. नेक्स्ट पैरेंट्रल. पैरेंट्रल में हम देते हैं मिथाइल प्रिडनिसोलोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन. नेक्स्ट इन्हलेशन के रूप में हम देते हैं फ्लूनिसोलिड एंड ब्यूडेसोनाइट. थर्ड क्लासिफिकेशन इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स. इसके अंदर हम 2 ड्रग्स देते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइसेट, नेक्स्ट इज निडोक्रोमाइड. फोर्थ क्लासिफिकेशन इज ल्यूकेट्रिन मॉड्यूलेटर्स में हम देते हैं 5 लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स, जिसके अंदर हम देते हैं जिल्यूटिन. नेक्स्ट इज ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. इसके अंदर ड्रग्स आते हैं मोंटेल्यूकास्ट, इराल्यूकास्ट एंड ज़ाफ्रोल्यूकास्ट. नेक्स्ट इज एंटी-IgE एंटीबॉडीज. एंटी इम्यूनोग्लोब्युलिन E एंटीबॉडीज के अंदर हम देते हैं उमालिजुमैब. सो दिस आर द 5 क्लासिफिकेशन of anti-asthmatic drugs. First is bronchodilator, second is anticholinergic agent, third is mast cell stabilizers, fourth is leukotriene modulators and last 5th one is anti-IgE antibodies. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स का हम पढ़ेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए अस्थमा क्या है. तो अस्थमा में क्या होता है, एयरवे जो होता है वो नैरो हो जाता है. क्यों नैरो होता है? क्योंकि जो ब्रोंकस होता है उसका स्मूथ मसल होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से एयरवे क्या होता है, नैरो हो जाता है. या फिर एयरवे में क्या एडिमा हो सकता है, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, जैसे मास्ट सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्नोफिल्स होते हैं, ये सब का क्या है, इन्फिल्ट्रेशन होने लग जाता है. और म्यूकस प्लग जो होता है, थिक म्यूकस प्लग क्या होता है, वहाँ पे कलेक्ट होने लग जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एयरवे जो होता है वो नैरो होने लग जाता है. जिसके वजह से क्या होता है, एयरवे अगर नैरो हो गया मतलब सांस लेने में दिक्कत होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा. अस्थमा में क्या होता है, एयरवे डायलेट होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोंकोडायलेटर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा है सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट एजेंट्स आते हैं. तो क्या होता है, सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट क्या करता है, ब्रोंकियल के स्मूथ मसल में जाता है, जहाँ पे बीटा-2 रिसेप्टर होता है, वहाँ पे जाके क्या करता है, एक्ट करता है. जैसा कि मैंने बताया अस्थमा में क्या होता है,
जो एयरवे होता है नैरो हो जाता है। क्यों होता है? ब्रोंकस का जो स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से एयरवे क्या होता है? नैरो हो जाता है। तो इस पर क्या करता है सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट क्या करता है? बीटा 2 रिसेप्टर में जाके ब्रोंकस के स्मूथ मसल में जाके ब्रोंकस के स्मूथ मसल को डायलेट करता है, जिससे क्या होता है? जो अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो रिलीव हो जाते हैं। उसी तरह मास्ट सेल के बीटा 2 रिसेप्टर में जाता है सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, वहाँ पे जाके जो हिस्टामिन का रिलीज होता है, जो हिस्टामिन रिलीज होता है जो इन्फ्लामेशन कॉज करता है, हिस्टामिन को क्या करता है? रिलीज को इनहिबिट करता है और डीग्रेन्युलेशन से प्रिवेंट करता है, जिससे क्या होता है? अस्थमेटिक के सिम्टम्स जो रहते हैं वो रिलीव हो जाते हैं। तो दिस आर द मैकेनिज्म ऑफ ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट इज डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर के रूप में आता है, अवेलेबल है मार्केट में। ना इंडिकेशन या फिर हम इसको यूज भी बोलते हैं, किस कंडीशन में हम ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं? फॉर ट्रीटिंग ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जब हम ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं देते हैं? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी या फिर हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू साल्ब्यूटामॉल। अगर साल्ब्यूटामॉल हम ड्रग्स दे रहे हैं, अगर इससे कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है पेशेंट में, तब हम उस कंडीशन में पेशेंट को हम ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं देते हैं। अगर प्रीवियस हिस्ट्री हाइपरटेंशन के या फिर एंजाइना पेक्टोरिस है, कार्डियक डिसऑर्डर है, ये सब अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री है हाइपरटेंशन एंजाइना के, उस कंडीशन में हम ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं देते हैं। ना एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के? अगर हम ओरली देते हैं तो क्या हो सकता है? ट्रेमर हो सकता है। ट्रेमर्स में क्या होता है? इनवॉलेंट्री शेकिंग या फिर मूवमेंट होता है हाथ या पैर का, ठीक है। नेक्स्ट है मसल क्रैम्प्स होता है, मसल इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होने लग जाते हैं। नेक्स्ट कार्डियक अरिथमियाज हो सकता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। अगर हम इनहेलेशन दे रहे हैं, इनहेलेशन के रूप में दे रहे हैं, तब उस टाइम क्या हो सकता है? इंक्रीज हार्ट रेट मतलब टैकीकार्डिया हो सकता है और कार्डियक अरिथमियाज भी हो सकता है। नाउ सी ड्रग इंट्रैक्शन, अगर हम बीटा 2 एगोनिस्ट को किसी ड्रग मतलब बीटा ब्लॉकर के कॉम्बिनेशन में देते हैं, जैसे प्रोप्रेनॉल यहाँ पे दिया गया है, अगर उसका एक कॉम्बिनेशन में साथ में देते हैं, कंबाइन करके देते हैं, तो क्या होता है? जो साल्ब्यूटामॉल का जो एफिशिएंसी या फिर एबिलिटी जो काम करता है, उसका जो काम करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं तब नर्सेस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? द नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीदिंग साउंड। मतलब नर्स हम एज अ नर्स वी शुड मॉनिटर द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट्स, देन teach the patient how to use inhaler, then instruct the patient to avoid respiratory irritants such as smoke, dust and strong smell। पेशेंट को हमको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो जब हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं या फिर नहीं भी देते तो भी हमको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि स्मोकिंग, डस्ट और स्ट्रॉन्ग स्मेल सब जो भी इरिटेंट्स है उसको अवॉइड करने के लिए। सो आज हमने पढ़ा ड्रग्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा, आज पहला पढ़ा एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। उसमें हमने फर्स्ट ब्रोंकोडायलेटर पढ़ा, ब्रोंकोडायलेटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, डोज रूट देखा, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग इंट्रैक्शन एंड लास्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू क्लास।